हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक से जनरली बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो ज़्यादातर कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत ही जटिल होते हैं, उनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आज के टॉपिक में हम प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित जो कन्फ्यूज़न है वो हम दूर कर सकें और विभिन्न एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को हम जो है आसानी से हल कर सके। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। देखो, हर चीज़ का एक इतिहास होता है। हमारा भी एक इतिहास है, भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है। वैसे ही जो है हमारी पृथ्वी का भी एक इतिहास है। पृथ्वी जो वर्तमान में हमारे सामने जिस रूप में है वो इस रूप में नहीं थी। उसका एक कर्मिक विकास हुआ है, और ये कोई सैकड़ों हजारों सालों में नहीं, अरबों खरबों सालों में हुआ है। अरबों खरबों सालों में हुआ है। बहुत ही एक लंबा पीरियड था उसके विकास का। और जैसे मनुष्य जिज्ञासु है और उसकी जिज्ञासा रहती है हर चीज़ के बारे में जानने की, तो हमारे जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, पृथ्वी की आयु कितनी है लगभग। तो इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण विद्वान था कास्तेदी बफन। क्या नाम था? कास्तेदी बफन। उसने जो है पृथ्वी की आयु निर्धारण का प्रयास किया है और उन्होंने पृथ्वी की आयु को विभिन्न भागों में बांटने का प्रयास किया है। ठीक है। देखो, जनरली जो है पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? 4.6 अरब वर्ष की पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है वो 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। इसके अलावा ये एक और मत है जो मानता है कि पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष पूर्व है। मतलब पृथ्वी कितनी पुरानी है? 3.90 अरब वर्ष पुरानी है। ठीक है। इनमें से जो ज़्यादातर जो मत है वो मान्य जो है वो पहला मत है जो 4.6 अरब वर्ष मानता है। और ये जो मत है इसका प्रतिपादन जो उल्कापिंड और चंद्रमा से जो चट्टानों के जो अंश प्राप्त किए गए हैं उनके परीक्षण के बाद जो है निर्धारण किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है। हालांकि इसके बारे में और भी कई प्रकार के मत है, जैसे अवसादीकरण की दर के आधार पर इनका पृथ्वी की आयु निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। महासागरों की लवणता के आधार पर इनकी आयु निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। जीवाश्मों की आयु के आधार पर, पृथ्वी के शीतलन की दर के आधार पर, वो विभिन्न पत्तियां हैं जिसके आधार पर पृथ्वी की आयु निर्धारण का प्रयास किया गया है। लेकिन उनमें से ज़्यादातर दो ही पद्धतियां जो है ज़्यादा प्रचलित है। एक तो रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षण के उपरांत, और एक जो है उल्कापिंड और चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण के उपरांत। तो इनमें से जो ज़्यादा जो प्रसिद्ध मत है वो है उल्कापिंडों और चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण के बाद जो आयु निर्धारित हुई है वो, और वो कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। अब ये जो आयु का निर्धारण किया है या उनकी पृथ्वी की आयु की व्याख्या करने का जो प्रयास किया गया है, वो जो मैंने आपको जो इससे पहले बताया है वो कौन है? कास्तेदी बफन। कास्तेदी बफन ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है और उन्होंने जो है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या करने का सबसे पहले प्रयास किया। तो पृथ्वी की भूगर्भिक व्याख्या करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? कास्तेदी बफन ने। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है आपके पृथ्वी की आयु की व्याख्या करने के लिए समय का निर्धारण कैसे किया, कैसे मतलब जो है काल विभाजन किया। देखो, पृथ्वी की आयु जो है अरबों वर्षों में है। उसको जो है सही ढंग से समझाने के लिए, सही ढंग से उसका वर्गीकरण करने के लिए जो है अलग अलग कालों में बांटा गया है और उन कालों को अलग अलग नाम दिया गया है। उन कालों को जो है अलग अलग नाम दिया गया है। जो पृथ्वी की जो आयु का जो समय है उसको 3 भागों में बांटा है समझाने के लिए। एक है महाकल्प। पहला कौन सा है? महाकल्प, जो सबसे बड़ा जो पीरियड है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। इसके बाद में आता है युग, जिसे इपोज कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे इपोज कहते हैं। और तीसरा है शक। तीसरा कौन सा है? शक। सबसे बड़ा है महाकल्प, फिर युग और शक। महाकल्प सबसे बड़ा है और महाकल्प में युग है। महाकल्प का एक पार्ट है युग, और युग में है विभिन्न प्रकार के शक। उन्होंने महाकल्प या जो कल्प है उनको 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। ठीक है। और ये जो 5 भाग है उनको उन्होंने युगों में बांटा है, फिर बाद में उन युगों को उन्होंने शकों में बांटा है। मतलब पूरे महाकल्प या कल्प कितने हैं? 5।
और इन 5 महाकल्पों को उन्होंने युगों में बांटा है, फिर उन्हीं युगों को शकों में बांटा है। तो हम जो है एक एक करके इनके देखते हैं। पहला जो महाकल्प या कल्प है, पहला जो महाकल्प या कल्प जो है वो है आद्य पुराजीवी। कौन सा है? आद्य पुराजीवी, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्री पेलियोजोइक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्री पेलियोजोइक। लेकिन इसमें कोई युग नहीं है, ये पहला काल है और इसमें कोई युग नहीं है, कोई युग नहीं है। और इसमें जो शक है वो 2 है। शक कितने हैं? 2 है, एक आर्कियन और एक प्रीकैम्ब्रियन। आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन किसमें है? आद्य पुराजीवी या प्री पेलियोजोइक युग में। ठीक है, कितने शक है? 2 है, लेकिन इसमें कोई युग नहीं है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट है वो है आपके आद्य पुराजीवी या प्री पेलियोजोइक। इसे प्रथम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम युग। युग की शुरुआत जो है कहाँ से होती है? आद्य पुराजीवी या प्री पेलियोजोइक से। और इसमें जो शक है वो है 6। कितने शक है? 6। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिओडियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये जो है आपके 6 शक है। किसमें? आद्य पुराजीवी या प्री पेलियोजोइक महाकल्प में। ठीक है, और इसमें युग जो है वो पहला है। युग की शुरुआत जो है आद्य पुराजीवी से ही मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है मध्यजीवी या मेसोजोइक। मध्यजीवी या मेसोजोइक मतलब एक तरह से मध्य पाषाण काल या मध्यकाल, उसी के हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं, मध्यजीवी। ठीक है, और इसे द्वितीय युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय युग। इसमें कौन सा युग है? द्वितीय युग। ठीक है, और इसमें शक कितने हैं? 3 है। कितने शक है? 3 है। ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रीटेशियस। ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रीटेशियस। ठीक है, 3 युग है। पहले वाले में 6 थे, उससे पहले वाले में 2 थे। ठीक है, शक। अब नेक्स्ट जो है वो है नवजीवी। नेक्स्ट कौन सा आता है? नवजीवी। ठीक है, और इसे तृतीय युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? तृतीय युग। ठीक है, विभिन्न एग्जाम पूछे जाते हैं कि कौन से युग में कौन सी घटना हुई है ना, और कौन सा युग कौन से कल्प में आता है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब नवजीवी में युग तो हो गया तृतीय, और शक जो है कितने हो गए? 5 शक है इसमें। कितने शक है? 5 शक है। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ठीक है, ये जो है 5 युग है इसमें। सॉरी, इसमें जो है 5 शक है। क्या है? 5 शक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतिम जो कल्प है या महाकल्प है, वो है नूतन या नियोजोइक। नूतन या नियोजोइक, और इसे चतुर्युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्युग। और इसमें जो शक है वो 2 है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन और होलोसीन 2 युग है। ठीक है, और ये अंतिम और ये जो वर्तमान में चल रहा है ये जो है नूतन युग या नियोजोइक कहलाता है। ठीक है, अब हम जो है इनका एक एक करके जो है अध्ययन करते हैं, और इनके विभिन्न कालों में, विभिन्न कल्पों में, विभिन्न शकों में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी भौतिक परिवर्तन हुए, कौन से भौगोलिक परिवर्तन हुए, कौन सी जो है जीवों की उत्पत्ति हुई, कौन से जीवों का जो है विलोपन हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आद्य पुराजीवी या प्री पेलियोजोइक महाकल्प में जो पहला शक आता है, इसमें युग तो है ही नहीं। ठीक है, पहला शक जो आता है वो आता है आर्कियन या एजाइक। आर्कियन या एजाइक, पहला शक कौन सा है? आर्कियन या एजाइक। ये सबसे पहले जो है इसी की शुरुआत होती है। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, इसमें पहली जो विशेषता है कि इस काल में जो चट्टानें मिली है उनमें जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव है। जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव है, मतलब उसमें जीवों के अंश नहीं है। और जब जीव होंगे ही नहीं तो कहाँ से होंगे? देखो, ये जो पृथ्वी का शुरुआती काल है, और इस काल में जो है जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। किसी प्रकार के जो है आपके जलीय जीव या धरती के जीव जो है, किसी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो उस काल में जीवाश्म मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जीवाश्म उस काल में बिल्कुल भी नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा इस काल में जो चट्टानें मिली है वो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिली है। उनमें ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है, और उनमें सोना और लोहा ज्यादा पाया जाता है। सोना और लोहा ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से काल की चट्टानों में? आर्कियन या एजाइक युग की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे शक की। दूसरा जो शक है वो है प्रीकैम्ब्रियन। कौन सा है? प्रीकैम्ब्रियन। और इस काल की जो विशेषता है कि इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति। प्रीकैम्ब्रियन युग में सबसे पहले क्या हुआ? रीढ़ विहीन या अकेशुरुखी
जो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई। और ये जीव जो थे वो समुद्री जीव ही थे। तो सबसे पहले जीवों को उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, और वो भी कौन से जीवों की, रीढ़ विहीन, जिनकी रीढ़ नहीं थी। इसके अलावा अगर हम भारत के संदर्भ में देखें या राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इस काल में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो थी अरावली पर्वत का निर्माण। देखो हमारी जो अरावली पर्वत है विश्व की जो प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है ना। अरावली पर्वत जो है उसका जो निर्माण काल है वो कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन। कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन। कल्प कौन सा है, प्री पैलियोजोइक या आद्य पुराजीवी। प्री पैलियोजोइक या आद्य पुराजीवी। ठीक है, तो एग्जाम पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो है कौन से कल्प में हुआ, तो आद्य पुराजीवी या प्री पैलियोजोइक। और कौन से शक में हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन शक में। ठीक है, इसके अलावा जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका भी निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। तो इस प्रकार अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की जो पहाड़ियां हैं वो जो है समकालीन है। और इन दोनों का निर्माण जो है कौन से शक में हुआ, प्री कैम्ब्रियन शक में। ठीक है, इसके अलावा जो इस काल में जो महत्वपूर्ण घटना हुई, इस काल में कनाडियन या लोरेशियन शील्ड का निर्माण हुआ। ये याद रखने लायक तथ्य हैं। इसके अलावा वनस्पति के क्षेत्र में इस समय केवल सागरीय घास का उद्भव हुआ, परंतु स्थल भाग जीव रहित था। इस काल में जो है वनस्पति के नाम पर हम अगर बात करें तो सागरीय घास ही उत्पन्न हुई थी। कोई स्थलीय जो है वनस्पति वगैरह नहीं थी, सागरीय घास की उत्पत्ति हुई थी। साथ में जो है कुछ सागरीय एक सुरुखी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो है जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कल्प की। और जो दूसरा कल्प है वो कौन सा है, पुराजीवी या पैलियोजोइक महाकल्प। और इसे प्रथम युग की शुरुआत भी होती है, इसी से जो है प्रथम युग की शुरुआत होती है। इसमें जो कल्प है वो कौन सा है, पहला कल्प है कैम्ब्रियन कल्प। कौन सा है, कैम्ब्रियन कल्प। देखो इसमें महाकल्पों में जो युगों की संख्या है वो भी एक ही है। ठीक है, कितनी है, एक ही है। पहला जो प्री पैलियोजोइक में तो कोई युग है ही नहीं, उसके बाद में जो 4 महाकल्प आते हैं उनमें एक करके युग है। तो इस प्रकार 4 युग है, 5 कल्प है, और शक जो है कुल मिला के 18 है। शक जो है कुल मिला के कितने हैं, 18 है। ठीक है, 2 तो जो है पहले वाले में हो गए। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। तो इनमें जो पहला जो आपके शक है वो है कैम्ब्रियन कल्प। कौन सा है, कैम्ब्रियन कल्प। इस काल में क्या होता है, स्थल भागों पर समुद्र का अतिक्रमण। इस काल में क्या होता है, स्थल भागों पर समुद्र का अतिक्रमण होता है। मतलब समुद्र का जो है स्थल भाग पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, स्थल भाग पर आ जाते हैं। कुछ भौगोलिक हलचल होती है और उससे जो क्या होता है, समुद्र जो है स्थल भागों पर आ जाता है। इसके अलावा जो अवसादी शैलों में जीवाश्म मिले हैं, मतलब इस काल में जो अवसादी शैलें मिली हैं उनमें जीवाश्म मिले हैं, क्योंकि इस काल तक जीवों की उत्पत्ति हो गई थी, विशेष रूप से समुद्री जीवों की। और जो समुद्र जब धरती पे आएंगे तो वो जो है अपने साथ में जीव भी लेके आएंगे। तो उस उथल पुथल में जो है कई प्रकार के जीव मर के जो है दब गए थे, और वही जो है हम खुदाई वगैरह करते हैं तो उसमें वो मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है इस काल में जो चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म मिलते हैं। अब जो इस काल की और महत्वपूर्ण विशेषता है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण। देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण किस में होता है, कैम्ब्रियन युग में। किस में होता है, कैम्ब्रियन कल्प में या शक में। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो निर्माण होता है वो कैम्ब्रियन शक में होता है। किस में होता है, कैम्ब्रियन शक में होता है। जबकि अरावली और धारवाड़ वाले जो हमने पढ़े थे वो प्री कैम्ब्रियन में होते हैं। जबकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण जो है किस में होता है, कैम्ब्रियन कल्प में। ठीक है, समुद्री घास उत्पन्न होती है, समुद्री घास उत्पन्न होने लग गई। ठीक है, इसके अलावा एनालिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की उत्पत्ति, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा जो संघ के जो जीव है, एक कोषीय, 2 कोषीय, उनकी जो है उत्पत्ति इस काल में होगी। अब नेक्स्ट जो शक है वो है आर्डोविशियन पुराजीवी या पैलियोजोइक के महाकल्प का जो दूसरा शक है वो कौन सा है, आर्डोविशियन कल्प। और इस कल्प को जो है रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति का काल कहते हैं। देखो रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई, और कहाँ पर हुई, वो समुद्र में हुई। अभी तक स्थल पे नहीं हुई है, किसमें हुई है, समुद्र में हुई है रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति। इसलिए उसको रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति का काल भी कहते हैं। समुद्री वनस्पति में वृद्धि हुई। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का आधा हिस्सा समुद्र में डूब गया। इस काल का जो महत्वपूर्ण तथ्य है
कि कौन से कल्प में शक में जो है उत्तरी अमेरिका का जो आधा भाग जो है वो डूब गया, तो आपके आर्डोविशियन कल्प में। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग बात है कि कल्प, महाकल्प, शक, है ना। कुछ लोग कल्प मानते हैं, कुछ महाकल्प मानते हैं, कुछ शक मानते हैं, तो अलग अलग इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका का जो आधा हिस्सा है वो समुद्र में कब डूब गया था? आर्डोविशियन कल्प में। कौन से महाकल्प में? पुराजीवी महाकल्प में। ठीक है। अब जो नेक्स्ट शक या कल्प आता है सिल्यूरियन कल्प। ठीक है। इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता वो है रेंगने वाले जीवों का विकास और रीढ़ युक्त जीवों की उत्पत्ति। देखो अब तक हमने जो पढ़े थे कि जीवों की उत्पत्ति हुई थी लेकिन वो रीढ़ वाले नहीं थे, लेकिन इस काल में जो है रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। इसलिए सिल्यूरियन कल्प को जो है रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। कौन से जीवों का काल कहा जाता है? रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। इसके अलावा जो परवाल जीवों का जो है सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। परवाल जीवों का जो है सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार कौन से कल्प में हुआ? सिल्यूरियन कल्प में हुआ। ठीक है। परवाल एक प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है। और इन्हीं से परवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ठीक है। स्थल पर पहली बार वनस्पति का उदय हुआ, लेकिन यह वनस्पति पत्तीविहीन थी। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। पहली बार वनस्पति का उदय हुआ, समुद्री वनस्पति का तो पहले हो गया था, लेकिन जो आपके स्थल पर जो वनस्पति विकास है वो कौन से काल में हुआ? आपके सिल्यूरियन। कौन से कल्प में हुआ? सिल्यूरियन कल्प में हुआ। सबसे पहले जो स्थल पर वनस्पति का जो विकास हुआ कौन से कल्प में हुआ? सिल्यूरियन कल्प में हुआ। लेकिन ये जो वनस्पति थी वो पत्तीविहीन थी। कैसी थी? पत्तीविहीन थी। ठीक है। और इस प्रकार की जो वनस्पति के अवशेष है वो कहाँ से पाए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कल्प की, वो है डिवोनियन कल्प। कौन सा है? डिवोनियन कल्प। इस समय क्या होता है? सागरीय भाग का ह्रास होता है और स्थल भाग का विस्तार होता है। सागरीय भाग का थोड़ा मतलब सागरीय भाग का ह्रास होता है इस काल में, सागरीय भाग में कमी होती है और स्थल भाग का विस्तार होता है। ये काल मछलियों के लिए अधिक अनुकूल था, अतः सार्क जैसी विशाल मछलियों का उदय हुआ, इसलिए इस काल को मत्स्य युग भी कहा जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि कौन से काल को मत्स्य युग कहा जाता है? तो डिवोनियन कल्प। इस काल में जो है मछलियों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं थी, इसलिए इस काल में मछलियों का उदय हुआ, बड़ी बड़ी मछलियों का उदय हुआ, इसलिए इस काल को क्या बोला जाता है? मत्स्य युग। कौन से कल्प को? डिवोनियन कल्प को। इसी समय उभयचर जीवों का उदय हुआ। ठीक है। उभयचर जो स्थल और जल दोनों में जो है गमन कर सकते हैं, इस प्रकार जीव होते हैं। और इस काल में क्या है, जो समुद्री जीव है वो स्थल की तरफ आने लगे, और इसका कारण था कि उन्हें भोज्य पदार्थ मिलने लग गए थे। स्थल भाग पर जो है भोज्य पदार्थ मिलने लग गए थे। तो इस प्रकार समुद्री जीव जो है आपके स्थल की तरफ गमन करने लग गए, और इस प्रकार उभयचर जीवों का उदय हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो है इस काल में फर्न या मुलायम पत्ती वाली वनस्पति का विस्तार हुआ, और उससे क्या हुआ? जंगलों की मात्रा बढ़ने लगी। अब हम बात करते हैं अगले कल्प का, वो है कार्बोनिफेरस कल्प। बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्प है। और इस काल में क्या होता है कि पेड़ों का जो है बहुत ही अच्छी तरह से विकास होता है, और 100 फीट ऊंचे जो है पेड़ों का इस काल में विकास होता है, और इसी कारण जो इसे बड़े वृक्षों का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़े वृक्षों का काल कहा जाता है। किसको? कार्बोनिफेरस कल्प को। ठीक है। इस काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का उदय हुआ, इसलिए इस कल्प को जो है रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। कार्बोनिफेरस कल्प को जो है कौन सा कल्प कहा जाता है या काल कहा जाता है? रेंगने वाले जीवों का काल, एज ऑफ रिप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है इस समय बड़े भ्रंशों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना चट्टानों और संरचना का उदय हुआ, जिसके कारण उसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। इसी कारण इसे कार्बोनिफेरस कल्प या कोयला युग भी कहते हैं। देखो इस काल में जो है धरातली हलचलें हुई, जिसकी वजह से जो है कई प्रकार की दरारें पड़ गई, भ्रंश पड़ गए, और उसमें जो है जो उस काल के जो बड़े बड़े पेड़ थे, उस काल के जो जीव थे, वो अंदर धरती के अंदर दब गए, और ताप और दाब की क्रिया की वजह से जो है उनका जो रूपांतरण किसमें हो गया? कोयला या पेट्रोल डीजल जो वर्तमान में हम उपयोग में लेते हैं, उनमें उनका रूपांतरण
हो गया। किस काल में? कार्बोनिफेरस कल्प में या और कार्बोनिफेरस कल्प या युग में, ठीक है। और इसी कारण से जो है उसे कोयला युग भी कहते हैं, क्योंकि कोयला का जो निर्माण हुआ है वो कार्बोनिफेरस काल में ही हुआ है। और जो वर्तमान में हमारे भारत में जो गोंडवाना चट्टानों में जो कोयला मिलता है वो उसी काल में निर्मित हुआ था। अब हम बात करते हैं पर्मियन कल्प की। किसकी बात करते हैं? पर्मियन कल्प की। और ये जो पैलोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प था, और इसमें व्यापक भूगर्भिक हलचल के कारण ब्लैक पर्वत और वासजेस जैसे बरसोंत पर्वत या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार के जो ब्लॉक पर्वत है उनका निर्माण हुआ पर्मियन कल्प में। ये जो ब्लैक पर्वत कहाँ है? जर्मनी में, ठीक है। भूपटल पर भ्रंशन के कारण आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ। भूपटल में जो भ्रंश हुए, खड्डे पड़े, दरारें पड़ी, उनकी वजह से आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ। इन झीलों में वाष्पीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर पोटास निक्षेपों की भी रचना हुई। और इन झीलों में बाद में जो वाष्पीकरण हुआ उससे पोटास निक्षेपों की भी रचना हुई, ठीक है। जलवायु में मौसमी परिवर्तन के कारण सदाबहार वृक्षों में कमी आई। इस काल में जो जलवायु में परिवर्तन हुआ, शुष्कता आई, उसकी वजह से सदाबहार वृक्षों की कमी आई और शुष्क मौसम तथा पाला को सहने वाले पर्णपाती वनों का विकास हुआ। पर्णपाती वनों का विकास कौन से काल में होता है? पर्मियन काल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्यजीवी या मेसोजोइक या द्वितीय युग, इसकी बात करते हैं। मतलब महाकल्प कौन सा है? मध्यजीवी या मेसोजोइक। और युग कौन सा है? द्वितीय युग। कौन सा है? द्वितीय युग, ठीक है। इसमें जो कल्प आते हैं वो आते हैं आपके, पहला आता है ट्रियासिक। कौन सा आता है? ट्रियासिक। और इस कल्प में क्या होता है? सागर में मांसाहारी मत्स्य तुल्य सरीसृप का जन्म हुआ तथा लॉबस्टर या केकड़ा समान किस्म की मछलियों का जन्म हुआ। कौन से काल में? ट्रियासिक में। इसके साथ ही इस काल में मेंढक और कछुआ की उत्पत्ति हुई। तो पूछा जा सकता है कि मेंढक और कछुआ की उत्पत्ति कौन से कल्प में हुई? तो ट्रियासिक कल्प में, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है जुरेसिक कल्प। कौन सा है? जुरेसिक कल्प। इस कल्प में क्या हुआ? एशिया यूरोप का अधिकांश भाग एवं ब्रिटेन के निकटवर्ती भाग सागरीय जल से भर गए। एशिया यूरोप का अधिकांश भाग और ब्रिटेन का जो निकटवर्ती भाग है वो सागरीय जल से भर गए, सागरों का विस्तार हुआ। चूना पत्थर का जमाव इस युग की मुख्य विशेषता है और मुख्यतः फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। मतलब इस काल में क्या हुआ? चूना पत्थर का जमाव हुआ। कौन से कल्प में? जुरेसिक कल्प में। इस काल में स्थलचर, जलचर और नभचर जीवों का विकास हुआ। तीनों प्रकार के जीवों का विकास हुआ, स्थलचर, जलचर और नभचर। इसी काल में जो है डायनासोर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि डायनासोर का जो उत्पत्ति और विकास कौन से काल में हुआ? तो जुरेसिक पीरियड में। कौन से पीरियड में हुआ? जुरेसिक पीरियड में, ठीक है। इसी काल में सर्वप्रथम पुष्प वाले पादपों का विकास प्रारंभ हुआ। पुष्प वाले पादपों का विकास कौन से काल में हुआ? जुरेसिक पीरियड में। इसके अलावा जो उड़ने वाले जो जीव थे, आर्कियोप्टेरिक्स का उद्भव जो है वो भी इसी काल में हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले कल्प की, वो है क्रीटेशियस कल्प। कौन सा है? क्रीटेशियस कल्प। और इस काल में जो मुख्य विशेषता थी वो थी रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ था। तो पूछा जा सकता है रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण है वो कौन से कल्प में या काल में हुआ? तो क्रीटेशियस कल्प में। और रॉकी जो आपको पता है उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका में है। और इनका निर्माण जो है कौन से पीरियड में हुआ था? क्रीटेशियस पीरियड में। इस कल्प में ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्वेशन से दक्कन ट्रेप और काली मर्दा का भारत में निर्माण हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दक्कन ट्रेप, दक्कन का जो पठार है और काली मर्दा का जो निर्माण है वो कौन से काल में हुआ था? क्रीटेशियस कल्प में। क्रीटेशियस कल्प में भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कल्प में डायनासोर लगभग विलुप्त हो गए। डायनासोर जो पिछले जुरेसिक पीरियड में जो है उनका उद्भव हुआ था वो इस काल में लगभग विलुप्त से ही हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे महाकल्प की। और वो चौथा महाकल्प और तीसरा युग, ठीक है, वो कौन सा है? नवजीवी या सिनोजोइक। और इसमें जो कल्प है या जो आपके पीरियड है वो या शक है वो कौन कौन से हैं? इनमें पहला है पेलियोसीन। कौन सा है? पेलियोसीन। इसमें अल्पाइन पर्वतीकरण पुष्पी पादों का विस्तार हुआ। अल्पाइन पर्वतीकरण पुष्पी पादों का विस्तार इस काल में हुआ, ठीक है। इस काल में स्तनधारी जीवों की संख्या में तीव्र जो है ह्रास देखा गया, किंतु मानव सदृश बंदरों एवं छोटे स्तनपायी चूहों आदि का विकास हुआ।
कौन से काल में? आपके पैलियोसीन। कौन से काल में? पैलियोसीन काल में। ठीक है। इसके अलावा जो है इस काल में प्राइमेट सबसे महत्वपूर्ण थे। इस काल में जो जीव उत्पन्न हुए थे वो उनमें प्राइमेट प्रकार के जो जीव थे वो महत्वपूर्ण थे। और प्राइमेट जो जीव थे वो कौन कौन से थे? कपी, गोरेला, चिंपांजी और ओरंगटन। कपी, गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरंगटन। ठीक है। इनमें जो कपी है वही हमारा आदि पूर्वज है। उसी से आगे जाके जो है मानव की उत्पत्ति होती है। तो मानव की उत्पत्ति की जो शुरुआत आपकी हो जाती है नवजीवी या सीनोजोइक महाकल्प के पैलियोसीन सखिया पीरियड में जो है मानव का जो आदि पूर्वज होता है कपी, हाँ, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। इसी से जो आगे चलकर मानव की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले कल्प या पीरियड की, वो है इयोसीन। यूरोप महाद्वीप के ज्यादातर भागों के नीचे दब जाने के कारण सागर का विस्तार हुआ। कौन से काल में? इयोसीन में। ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया विस्तृत पैमाने पर हुई जिससे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, प्रायद्वीपीय भारत पर अत्यधिक लावा का जमाव हुआ। ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया ज्यादा हुई इस काल में। इस काल में ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही इस स्थल पर रेंगने वाले जीव प्राय विलुप्त हो गए। तब प्राचीन बंदर गिब्बन म्यांमार में हाथी, घोड़ा, गेंडा, सुअर आदि के पूर्वजों का उदय हुआ। देखो जब ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा हुई तो स्थल भाग पर जो जीव थे वो दब गए उनके नीचे। ठीक है। और ये ज्वालामुखी क्रिया उस काल में जो होती थी वो बहुत लंबे चौड़े जो एरिया में होती थी और उस क्षेत्र में जो जीव वगैरह होते थे वो सारे के सारे उनमें दब जाते थे। लेकिन इस काल में जो आपके हाथी, घोड़ा, गेंडा, सुअर जो वर्तमान में हमारे सामने जीव है उनके आदि पूर्वजों का इस काल में उदय हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति मुख्यतः इसी काल में हुई। वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति जो है मुख्यतः इसी काल में हुई। देखो हिमालय कई प्रकार के, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, वृद्ध हिमालय, और वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति जो है इस काल में होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट काल की, वो है ओलिगोसीन। कौन सा है? ओलिगोसीन। और इस काल में क्या होता है? पूंछविहीन बंदर का उदय होता है। पूंछविहीन बंदर का उदय होता है। ठीक है। आल्पस पर्वत का निर्माण था वृद्ध हिमालय का निर्माण इसी काल में पूर्णता की ओर जारी रहा। अब नेक्स्ट जो काल है वो है मायोसीन। कौन सा है? मायोसीन। और इसमें जो लघु और मध्य हिमालय की उत्पत्ति इस काल में हुई थी। कौन से? मायोसीन में। कौन से? मायोसीन में। उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी के जो घास के मैदान है उनका विकास भी जो है मायोसीन काल में हुआ। इसके अलावा स्थलीय भागों में पूंछविहीन बंदर और हाथियों का स्थानांतरण अफ्रीका से यूरोप तथा एशिया में हुआ। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी युग में जो है पेंगुइन का उद्भव हुआ था अंटार्कटिका में। पेंगुइन का जो उद्भव है वो कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में। और ये कौन से काल की बात है? मायोसीन काल की। तो मायोसीन जो पीरियड है उसमें पेंगुइन का उद्भव हुआ था अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है। इसके बाद में आता है प्लायोसीन। कौन सा आता है? प्लायोसीन। इस काल में समुद्रों के अवसादीकरण से विस्तृत तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। देखो समुद्रों का अवसादीकरण हुआ, कई प्रकार की मिट्टियाँ, कई प्रकार के पदार्थ उसके अंदर गिरते रहे जिसकी वजह से जो है तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। और इस युग में बड़े आकार वाले सार्क मछली का विनाश हो गया। जो सार्क मछली जिसका पहले उदय हो गया था इस काल में जो है उसका विनाश हो गया। कौन से युग में? प्लायोसीन में। इसके अलावा जो है शिवालिक की उत्पत्ति इसी काल में हुई। शिवालिक जो पहाड़ है उनकी उत्पत्ति इसी काल में हुई। और आरंभिक मानव की उत्पत्ति भी जो है इसी काल में होती है। कौन से काल में? प्लायोसीन में। देखो इसका जो पूर्वज था, आदि पूर्वज था कपी, उसकी उत्पत्ति तो हो गई थी पहले ही, लेकिन आरंभिक मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कौन से काल में हुई थी? प्लायोसीन में। कौन से? प्लायोसीन में। ठीक है। इसके अलावा जो है काला सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर की उत्पत्ति भी इसी काल में होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतिम महाकल्प की, वो है नूतन या नियोजोइक या चतुर्युग। नूतन या नियोजिक और चतुर्युग। और इसमें जो कल्प या पीरियड आते हैं वो पहला है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन। और महान हिमयुग का संबंध इसी युग से है। मतलब महान हिमयुग मतलब जो धरती पर जो ज़्यादा सर्दी की शुरुआत हुई, हिमयुग आया, उसका संबंध कौन से युग से है? कौन से युग से है? प्लीस्टोसीन। देखो पहले तो पृथ्वी आका गोला थी, लेकिन धीरे धीरे ठंडी होती हुई इतनी ठंडी हो गई कि उसमें हिमयुग आए। मतलब हिमयुग आए, बर्फ ही बर्फ था चारों तरफ। इस युग में तापमान बहुत कम हो गया जिसके कारण पृथ्वी पर यूरोप में विशेष रूप से क्रम से 4 हिमयुग देखे गए। और ये हिमयुग कौन कौन से थे? गूंज, मिंडेल, रीस और वर्म। गूंज, मिंडेल, रीस और वर्म। और ये हिमयुग कहाँ आए थे? यूरोप में। पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में। ठीक है। इसके अलावा हिमयुग से अनेक भूदृश्य निर्मित हुए। ठीक है। यथा उत्तर अमेरिका की वृहद जिले, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा उत्तरी इटली में जिलों का विकास हुआ। ठीक है। नॉर्वे में फियोर तट का विकास,
हिम चादर की समाप्ति कारण हुआ। देखो पहले जो हिम चादरें बहती थी वो बहनी बंद हो गई क्योंकि वो तो जम गई। इससे क्या हुआ, फ्योर्ड तट वगैरह ये ऐसे तटों का निर्माण हुआ। अब आता है होलोसीन। कौन सा आता है, होलोसीन। इसमें जलवायु संबंधी सभी दिशाओं में समानता होने लगी थी। इस काल में जो है वो वर्तमान जो जीवन में जो आपके जलवायु संबंधी दशाएं हैं उनका निर्माण जो है आखिर किस में होता है, होलोसीन युग में। कौन से युग में होता है, होलोसीन युग में। और किंतु उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य एशिया में शुष्कता की अधिकता के कारण उष्ण और शुष्क रेगिस्तानों का विकास भी हुआ। मतलब जलवायु दशाएं समान होने लगी लेकिन साथ ही साथ शुष्कता भी बढ़ी। और कहाँ बढ़ी, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में। ठीक है। इस युग में पूर्ण विकसित मानव का विकास हो चुका था। पूर्ण विकसित मानव का, या जो जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, उसका विकास इस काल में हो चुका था। ठीक है। यहाँ तक कि मानव ने पशुपालन और कृषि कार्य भी करना सीख लिया था। ठीक है। और यहीं से जो है हमारा इतिहास की शुरुआत होती है, मानव के इतिहास की। ठीक है। तकनीकी पर आधारित विकास कार्य मानव ने इसी चरण में प्रारंभ किए थे। ठीक है। कौन से चरण में, आपके कौन से कल्प में, होलोसीन। कौन से कल्प में, होलोसीन कल्प में। और ये जो आपके अंतिम पीरियड था, ये अंतिम पीरियड था। ठीक है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पृथ्वी की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, है ना, किस काल में पृथ्वी पर क्या भौगोलिक दशाएं, क्या भौतिक परिवर्तन हुए, कौन कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई, कौन से जीवों की विलुप्ति हुई, है ना, और मानव का विकास कौन से काल में हुआ, पूर्ण मानव का विकास कौन से काल में हुआ, ये चीज़ें जो है देखी थी। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो अध्याय है आपके भूगोल के लिए भी और इतिहास के लिए भी, दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।